प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताते हैं कि इतिहास के दुरुपयोग क्या हैं। इतिहास में किस तरह से जो है दुरुपयोग होता है, इतिहास का दुरुपयोग होता है और समय समय पर, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हों, सरकारें हों, कोई संगठन हो या इवन देन व्यक्ति भी हो या समाज भी हो, कई बार इतिहास का दुरुपयोग करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इतिहास की उपयोगिता या उपयोग क्या हैं। आज हम आपको बता रहे हैं इतिहास के दुरुपयोग क्या हैं। तो एक फ्रेंच इतिहासकार हुए हैं मार्क फेरो। उन्होंने जो है 1980 के आसपास ये बताया कि, और इतिहास का जो है बाकी दुनिया के इतिहास का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया और एक किताब लिखी, द यूज़ एंड एब्यूज ऑफ हिस्ट्री। मार्क फेरो कहते थे कि कई बार समाज की ऐतिहासिक स्मृति भी राजनीतिक बदलावों और इतिहास के जो ज्ञान है उसके विकास में अवरोध उत्पन्न कर देती है। उन्होंने कहा कि बचपन में पढ़ाया गया इतिहास आत्म और अन्य से जुड़ी हमारी मान्यताओं और छवियों को गढ़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। राज्य सत्ताएं अपने एजेंडे, अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए इतिहास का मनमाना इस्तेमाल करती आई हैं और शायद करती भी रहें। उसकी यही कोशिश रहती है कि अतीत पर नियंत्रण के ज़रिए वर्तमान पर अपना अधिकार जमाया जाए, अपनी प्रभुता और अपने जो वैधानिक दावों को न्याय संगत वो ठहरा सकें। इस तरह की विचारधारा खास तौर पर राजनीति में पाई जाती है। अतीत पर नियंत्रण की ये चाहत राजनीतिक दल हों, मैंने बताया जैसे संगठन हों, प्रतिष्ठान हों, सब में करीब करीब पाई जाती है और सभी अपने जो अतीत को मन मुताबिक जो व्याख्या है, मन मुताबिक जो अपना सोच है, ख़ास तौर पर उसी सांचे में, उसी अनुरूप ढालना चाहते हैं। उपनिवेश रहे देशों में स्वतंत्रता हासिल करने के बाद हो रहे जो इतिहास लेखन है, इतिहास के विऔपनिवेशीकरण की कोशिशों के संदर्भ में मार्क फेरो ये कहते हैं कि इन प्रयासों के महत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन वे जोड़ते हैं कि इतिहास लेखन में बहुधा उपनिवेशवादियों द्वारा उपलब्ध कराए इतिहास के सांचे, शिल्प और औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हैं उनका विश्लेषण मार्क फेरो ने किया और विश्लेषण करते हुए वे कहते हैं कि भारतीय इतिहास में अक्सर आस्थाओं से, विश्वासों से, परंपराओं से जुड़ी हुई बातों का कुछ इस तरह से समावेश रहता है या हो जाता है कि ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं और जो मिथक होते हैं उनका एक तरह से घालमेल हो जाता है और एक जो इतिहास पढ़ने वाला छात्र है वह छात्र उन सब का जो है उनका अंतर नहीं कर पाता है और कई बार इस तरह की जो उनके सांचे में फिट नहीं बैठने वाली ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन परंपराओं में नहीं बैठने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को इतिहास की किताबों में उपेक्षित भी कर दिया जाता है। जैसे भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगा कि जाति प्रथा एक जो है सामाजिक बुराई के रूप में विद्यमान रही है, लेकिन जाति प्रथा के जो दुष्परिणाम हैं वह उन दुष्परिणामों का विशद व्याख्या या विस्तृत उल्लेख या इस तरह के स्पेशल इतिहास को लेकर कि बहुत कम लिखा गया है, जबकि हमारे यहाँ राजनीतिक इतिहास को ज़्यादा लिखा गया है। या ये कहा जाए कि जो हमारा इतिहास कहीं न कहीं जिन राजनीतिक मान्यताओं में, जिन राजनीतिक दायरों में फिट नहीं बैठता है उसको करीब करीब दरकिनार सा ही कर दिया जाता है। बहुत थोड़ा सा जो लोग हैं उसका नाम लेने का प्रयास पर करते हैं। इसी तरह मार्क फेरो ये भी कहते हैं कि ये किसी एक भारत जैसे इतिहास की देश की बात नहीं है कि वह इतिहास के संदर्भ में इस तरह से सोचता है, बल्कि अन्य देशों में भी ऐसा हुआ है। इंग्लैंड में भी इस तरह से हुआ है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उस राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा इंग्लैंड के इतिहास की किताबों में बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। और राष्ट्रीय आंदोलन ने किस तरह से एक जनमानस ने जन आंदोलन के रूप में समूह में इकट्ठा होकर
भारत को आज़ादी प्रदान की, क्या विचार रहे, उन सब की चर्चाएं वो बहुत कम करते हैं। तो इस तरह से देखने में आता है कि भारत हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे अन्य देश भी हों, उन सब जगहों पर इतिहास का दुरुपयोग किया जाता रहा है और शायद होता भी रहे। लेकिन एक सच्चे छात्र होने के नाते या सकारात्मक सोच होने के नाते हमको इतिहास के जो तथ्य हैं उनका सही से विश्लेषण करना चाहिए और सही से विश्लेषण करके ही उनकी व्याख्या करनी चाहिए समाज में, चाहे किताबों में, चाहे जिस भी पटल पर हम उसकी व्याख्याएं करें, लेकिन उनकी सकारात्मक व्याख्या और सच्चाई की वाली व्याख्या उनकी जो है होनी चाहिए। एक बार जैसे गांधी जी से कोई प्रोफेसर साहब मिलने पहुंचे और उन्होंने गांधी जी के सामने इतिहास की बातें कहने लगे, तो काफ़ी देर बाद गांधी जी उनसे बोले कि प्रोफेसर तुम इतिहास पढ़ाते हो और मैं इतिहास बनाता हूँ। तो यही बात कही जा सकती है यहाँ पर कि इतिहास को पढ़ाने और बताने का जिम्मा जो है इतिहास के शिक्षकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जो राजनीति है, राजनीतिक नेतृत्व है, उनको वो अपना एक इतिहास बना सकते हैं, उनको अपना काम कर सकते हैं और वो काम कर कर अपने इतिहास को डेवलप करें। लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से इतिहास के विद्वानों पर, इतिहास के शिक्षकों पर होनी चाहिए। भारतीय इतिहास में देखने में आता है कि कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको इतिहास की भी उतनी ही चेतना होती है जितनी राजनीतिक चेतना होती है। हालांकि ज़्यादातर भारतीय राजनीति में इसका विरोधाभास पाया जाता है कि जिसको राजनीतिक चेतना होती है उसको ऐतिहासिक चेतना उतनी होती है नहीं होती है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऐतिहासिक चेतना भी थी और राजनीतिक चेतना भी। और वो कहते थे कि उन्होंने जो दोनों ही चेतनाओं को बिल्कुल उनकी उनकी बीच में एक सीमा रेखा बनाई हुई थी कि जब वो ऐतिहासिक चेतना पे सोचते थे, बात करते थे, कहते थे, तो उनका तरीका, उनका कहना अलग तरह से होता था, और जब वो राजनीतिक विचारों पर जब बात करते थे तो उनका सोचना कई बार अलग तरह से होता था। और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे लिखा, तो उस किताब को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बहुत कम ही जो है उठाए गए किसी तरह के, और उनको एक तरह से उस किताब को काफ़ी अच्छी भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से माना गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इतिहास का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा सावचेत होने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि हमको ये समझना होता है कि इतिहास में कुछ तथ्य होते हैं, तथ्यों की व्याख्याएं होती हैं, और तथ्यों की जो विश्वसनीयता है उनकी रक्षा जो है निश्चित रूप से की जानी चाहिए, और न ही किसी तरह के मनगढ़ंत तथ्यों का समावेश इतिहास में होना चाहिए, और ताकि इतिहास का दुरुपयोग कम से कम